हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में ग्लूकोज उपापचय विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें ग्लूकोज का उपापचय कैसे होता है, उस विधि की व्याख्या करना है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो जुगाली करने वाले पशुओं में ग्लूकोज उपापचय विधि अक्सर खाद्य अनुपात, उपभोजन और उसके पशु के शारीरिक गतिविधियों के संदर्भ में होती है। ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं में ग्लूकोज का उपापचय विधि अक्सर खाद्य अनुपात, उपभोजन और उससे पशुओं की शारीरिक गतिविधियों के संदर्भ में होती हैं। ग्लूकोज जो एक प्रमुख उपादान है, ठीक है, ग्लूकोज का एक प्रमुख उपादान है, पशुओं के ऊर्जा द्वारा शोध किया जाता है और उनके शारीरिक कार्यों को संचालित करने में मदद करता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रमुख उपादान है जो पशुओं के शरीर में ऊर्जा द्वारा शोध किया जाता है और उनके शारीरिक कार्यों को संचालित करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लूकोज का उपदानता पशुओं के शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ठीक, ग्लूकोज का जो स्थानांतरण होता है या ग्लूकोज जो है वह ऊर्जा में बदलता है, तो उसके लिए कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिनके माध्यम से ग्लूकोज बदलता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो इस खाद्य का उपभोजन, जिसमें पाचक अंगों के द्वारा खाद्य सामग्री को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह सब शामिल होते हैं। ठीक है, इस खाद्य का उपभोजन, जिसमें पाचक अंगों के द्वारा खाद्य सामग्री को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे शामिल होते हैं ये सब लोग। ठीक है, यह विधि उन पशुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। यह जो विधि होती है ग्लूकोज का, उन पशुओं के लिए सबसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि, क्योंकि वे उपभोजन के लिए आधुनिक उत्पादों का सेवन करते हैं। उन्हें उचित मात्रा में ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही था आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम भी बहुत कम, आज ही आप लोगों का एग्जाम भी है। क्वेश्चन अगला है, फीड एडिटिव को परिभाषित कीजिए एवं वर्गीकृत कीजिए, साथ ही मानव आहार में इसका उपयोग बताइए। ठीक है, फीड एडिटिव को परिभाषित करना है, वर्गीकरण करना है, मानव आहार में इसका कार्य बताना। तो चलिए देखते हैं। फीड एडिटिव ये उपयोग किए जाने वाले आजीविका जानवरों के आहार में मिश्रित किए जाने वाले तत्व हैं। फीड एडिटिव जानवरों के आहार में मिश्रित किए जाने वाले वे तत्व हैं जो उनके आहार को सुधारने, उनकी सेहत को बनाए रखने और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़े जाते हैं। ठीक है, फीड एडिटिव उपयोग किए जाने वाले जानवरों के आहार में मिश्रित किए जाने वाले वे तत्व हैं जो उनके आहार को सुधारने, उनकी सेहत को बनाए रखने और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जोड़े जाते हैं। ये एडिटिव पौधे, जीवाणुओं और अन्य उपादानों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं ये पौधों को, जीवाणुओं को और अन्य उपादानों को शामिल कर सकते हैं, जो जानवरों के आहार में पूर्णता या आवश्यक आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जोड़े जाते हैं। तो यह तो था फीड एडिटिव क्या होता है उसके बारे में। आगे देखेंगे इसकी वर्गीकृति या वर्गीकरण। पहला है न्यूट्रिटिव एडिटिव्स। ठीक है, न्यूट्रिशनल एडिटिव बोल सकते हैं इसको। तो इनमें पौष्टिक तत्व जैसे कि विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड और प्रोबायोटिक शामिल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल एडिटिव में पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज तत्व, एमिनो एसिड और प्रोबायोटिक शामिल होते हैं, जो जानवरों को सही और संतुलित पोषण को सुनिश्चित करने में के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला है टेक्नोलॉजिकल एडिटिव्स। तो टेक्नोलॉजिकल एडिटिव क्या होता है? तो इनमें जानवरों के आहार को सुरक्षित रखने और उनकी आहार सामग्री को बचाने के लिए उपयोग होने वाले एडिटिव शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ठीक है, या इसको सेंसरी एडिटिव भी बोला जाता है। तो इनमें रुचि और स्वाद को सुधारने के लिए उपयोग होने वाले एडिटिव शामिल होते हैं। एडिटिव क्या होता है मैंने शुरू में बता दिया है आप लोगों को। आगे देखेंगे सेंसरी एडिटिव। तो इनमें रंग, खुशबू और रुचि को सुधारने के लिए उपयोग होने वाले एडिटिव शामिल होते हैं। आगे देखेंगे फीड एडिटिव, जिन्हें खाद्य सुरक्षा और उत्पादों, इसको अब हम लोग देख रहे हैं मनुष्य के जीवन में इसका क्या कार्य है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में था। तो फीड एडिटिव जिन्हें खाद्य सुरक्षा और उत्पादों की रंग, स्वाद, सुगंध और उनकी दृष्टिगत परिस्कृति में सहायक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मानव आहार में कई कार्यों को संभालने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं उन कार्यों को।
पहला, रंग और स्वाद में सुधार। तो फीड एडिटिव का उपयोग खाद्य उत्पादों की रंग, स्वाद और सुगंध में सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो फीड एडिटिव होता है उसका उपयोग खाद्य उत्पादों की रंग, स्वाद और सुगंध में सुधार करने के लिए किया जाता है। इससे उत्पादों को आकर्षक बनाए रखने में मदद होती है और उपभोक्ताओं को प्रेरित करती है। इससे क्या होता है, इससे उत्पादों को आकर्षक बनाए रखने में मदद होती है और उपभोक्ताओं की ओर प्रेरित करती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्पादों की स्थिति बनाए रखना। तो फीड एडिटिव का उपयोग उत्पादों की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। फीड एडिटिव का उपयोग उत्पादों की स्थिति बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अच्छे रूप से प्रस्तुतिकरण करना और उन्हें रखने का समय बढ़ाना। ठीक है, अगला है खाद्य सुरक्षा बढ़ाना। तो कुछ एडिटिव खाद्य सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेवेटिव्स, जो खाद्य उत्पादों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगला है उत्पादों की रचना में सुधार। तो फीड एडिटिव का उपयोग उत्पादों की रचना में सुधार करने के लिए किया जाता है, जिससे उत्पादों की दृष्टिगत परिष्कृति में मदद होती है और उन्हें आधुनिक आदतों और जीवन शैली के साथ मेल खाता है। ठीक है, तो यह था आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं दो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है टीसीएस चक्र या टीसीएस साइकिल, या इसे क्रेब्स चक्र के नाम से देगा, या इसे बोला जाता है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो टीसीए चक्र रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है। टीसीए चक्र क्या है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है जिसका उपयोग सभी एरोबिक जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से प्राप्त एसिटाइल को एंजाइम ए के एटीपी में ऑक्सीकरण के माध्यम से संग्रहित ऊर्जा को जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टीसीए चक्र क्या? टीसीए चक्र एक रासायनिक प्रक्रियाओं की श्रृंखला है जिसका उपयोग सभी एरोबिक जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से प्राप्त एसिटाइल को एंजाइम ए के एटीपी में ऑक्सीकरण के माध्यम से संग्रहित ऊर्जा को जारी करने के लिए किया जाता है। टीसीए चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र को क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। साइट्रिक एसिड चक्र में शामिल सभी एंजाइम जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। ठीक है, यह कहाँ पर होता है? टीसी चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह एक एरोबिक मार्ग होता है क्योंकि उत्पादित NADH और या फिर DH2 अपने इलेक्ट्रॉनों को अगले मार्ग पर स्थानांतरित करते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है तो कोई ऑक्सीकरण नहीं होता है। सीधे प्रक्रिया के दौरान बहुत कम ATP उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मैंने टीसी साइकिल के बारे में कहा था कि इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स चक्र, एसिटाइल। यह कहाँ पर होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड चक्र में सभी एंजाइम जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। इसको एक मित्र ने भेजा था आप लोग, एक कॉलेज आजमगढ़ से ही, तो गांधी शताब्दी कॉलेज है, वहाँ से एक स्टूडेंट उन्होंने भेजा है, बोला है सर इस टॉपिक को पढ़ाइए, आसान है, इससे आप लोग को आसानी समझने में भी आ जाएगा। चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या एसिटिल को एंजाइम ए कैटाबोलिज्म में भी इसको बोला जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं। इस क्रिया की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह जो क्रिया है क्रेब्स चक्र की, इसकी खोज 1937 में हैंस क्रेब्स ने की थी, जिसके लिए वर्ष 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इस क्रिया की खोज किसने की थी? पूछ सकता है कि टीसीए साइकिल या क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो इस क्रिया की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी, जिसके लिए वर्ष 1953 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अतः इन्हीं के नाम पर इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, हैंस क्रेब्स के नाम पर इन्हें क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र का प्रथम माध्यमिक अयौगिक साइट्रिक अम्ल होने के कारण इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। ठीक है, यह जो चक्र है इसका प्रथम माध्यमिक यौगिक साइट्रिक अम्ल होने के कारण इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। जो साइट्रिक एसिड होता है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे पूछ सकता है कि टीसीए साइकिल को या क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र क्यों कहा जाता है या साइट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहा जाता है, तो आप लोग को मैंने सब बता दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके लिए खोज सबसे पहले हैंस क्रेब्स 1937 में की थी, जिसके लिए उन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हीं के नाम पर इसे क्रेब्स चक्र कहा गया। इस चक्र का प्रथम माध्यमिक यौगिक साइट्रिक अम्ल होने के कारण इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, टीसीए भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र की सारी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। एसिटिल कोएंजाइम ए का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का
क्रेब्स चक्र है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लेक्चर के माध्यम से बताया जाएगा, उनके टाइम बहुत कम है, लिख नहीं पाए हम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि आप पोषणिक विकार से क्या समझते हैं, या पोषण की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना, या विकार कौन कौन से उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो विटामिन जो होता है ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जो शरीर द्वारा प्राप्त मात्रा में तैयार नहीं किया जाता। यही कारण होता है कि शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बाहरी स्रोतों से सेवन करना आवश्यक होता है। विटामिन के अपर्याप्त सेवन से विटामिन की कमी होने से वाले रोग होते हैं। कुछ विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग बीमारियों की सूची निम्न प्रकार से, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या, सॉरी ये देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है उनके बारे में, ठीक है। अभी मैं पोषण की कमी से होने वाली बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले विटामिन वाला देख लीजिए, अभी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, मैंने आप लोगों को बताया कल की वीडियो में कि विटामिन ए की कमी से हमें आंख से संबंधित रोग होता है। इससे क्या होता है, रतौंधी जैसी रोग की समस्या होती है, ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसकी कमी से क्या होता है, आंख संबंधी रोग होती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में देखेंगे आप लोग जेरोपैथेल्मिया जो रोग होता है इससे बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, जो एक गंभीर नेत्र विकार है जिसमें बच्चे के अंधे होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। गर्भवती महिला में विटामिन ए की कमी से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताएं हो सकती हैं। विटामिन बी की कमी से देखते हैं तो विटामिन बी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी11, ठीक है। कमी से होने वाले रोग इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की विटामिन बी की कमी है। यदि किसी में विटामिन बी1 की कमी हो गई तो उसको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी तो उसको बेरी बेरी रोग होगा। इससे क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और वजन तेजी से घटने लगता है। दूसरा है विटामिन बी6। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया जैसी कमी होने लगती है, ठीक है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया जैसी कमी वाली बीमारियां और कुछ त्वचा विकार जैसे मुंह के आसपास दरारें हो जाती हैं। इससे नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है देख लेते हैं। विटामिन बी12 की कमी से घातक एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन बी12 की कमी से संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं जैसे मांसपेशी और तंत्रिका, पक्षाघात, अत्यधिक थकान, मनोभ्रंश और अवसाद आदि विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। आगे देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, आप सभी लोग को पता है। यह रोग मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर धब्बे और जोड़ों में सूजन की विशेषता होती है। विटामिन डी के बारे में देखेंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जैसे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खासकर जोड़े के पास इसके दांतों में सड़न भी होने लगती है इससे, रिकेट्स रोग के, ठीक है। और यह कैसे खत्म कर सकते हैं, तो यह धूप में हम लोग बैठकर या धूप लेकर खत्म कर सकते हैं, या आयोडीन, आप लोग जानते हैं कि, सॉरी आयोडीन नहीं, विटामिन डी की बात हो रही है। अगला है विटामिन के। तो रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी कम शिशुओं में आम होती है, ठीक है। इसकी कमी जो होती है अन्य शिशु जो होते हैं, आम छोटे शिशु होते हैं, उनमें बहुत ही आम होती है, मतलब लगभग सभी शिशुओं में पाई जाती है विटामिन के की कमी, ठीक है। तो रक्त के थक्के न बन पाने का अत्यधिक रक्त स्राव होता है। तो विटामिन के की कमी जो होता है यह शिशु में बहुत आम डिसऑर्डर होता है या कमी के कारण होने वाला एक रोग होता है, ठीक है। तो यह था विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। चलिए देखते हैं पोषण विकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पोषणिक विकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पोषण विकार मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं, तो इसको देख लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट की यदि न्यूनतम हो जाए तो, ठीक है, यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो उससे क्या क्या रोग होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है कमजोरी। तो शरीर को आवश्यक शक्ति न मिलने से शरीर कमजोर हो जाता है। कम शक्ति के कारण मनुष्य कार्य करते समय शीघ्र ही थक जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर पतलापन हो जाता है। क्या होता है, शरीर में पतलापन आता है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम होकर मनुष्य पतला हो जाता है। अगला है इसमें अल्प ग्लूकोज रखता, ठीक है, अल्प ग्लूकोज रखता। तो कार्बोज की न्यूनता से रक्त ग्लूकोज का स्तर 70 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से कम हो जाता है, ठीक है। कार्बोज की न्यूनता से रक्त ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो 70 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से कम हो जाता है। ऐसा प्राय लंबे समय तक भूखा रहने पर, अनियंत्रित उल्टियां होने पर और मधुमेह रोगी जैसे इंसुलिन या अन्य औषधि का अत्यधिक प्रयोग करने के कारण होता है, ठीक है। अगला, यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए लोग पोषणी के झाड़ देख रहे हैं। तो यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मोटापा, ठीक है। मोटापा, ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में जमा हो जाती है। इससे शरीर का वजन बढ़कर मोटापा आ जाता है। दूसरा, मधुमेह हो जाएगा यदि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाएगी तो, ठीक है। तो आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने पर रक्त में शुगर
सामान्य से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं, ठीक है। इसी स्थिति को अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। इससे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। इस कारण अत्यधिक पेशाब आता है, भूख तथा प्यास अधिक लगती है और शरीर में कमजोरी आती है। भूख और प्यास भी लगेगी, खाएंगे भी लेकिन कम खा पाएंगे और शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, ठीक है। अगला है शर्करा में, ठीक है। शर्करा में तो आहार में कार्बोज की अधिक मात्रा लेने से मूत्र में शुगर आने लगता है और पेशाब बार बार करना पड़ता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। इंसुलिन हार्मोन तथा शारीरिक व्यायाम शरीर में ग्लूकोज का स्तर को कम करते हैं। अगला है डेंटल कैरीज, दंत क्षरण। तो अधिक मीठे खाद्य खाने से और विशेषकर रात को सोने से पूर्व मिठाई खाने से दंत क्षरण होता है। रात्रि भोजन के पश्चात सोने से पहले ब्रश करके तथा दांत साफ करके करना स्वास्थ्यप्रद होता है। तो इस प्रकार यह सब पोस्टिक डिसऑर्डर हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया, फिर सुन लीजिएगा। वे कार्बनिक यौगिक जो जंतुओं तथा मानव शरीर में होने वाली वृद्धि तथा जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी यदि कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि विटामिन की कमी या अधिकता हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिल्क, ठीक है। तो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान मृदा का अभिप्राय उस विज्ञान से होता है जिसमें उन सभी सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन करते हैं जिन्हें हम लोग नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, मोल्ड आदि आते हैं, ठीक है। यह सूक्ष्म जीव मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में जीव रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मिल्क में सूक्ष्म जीवों का मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जो मिल्क होता है उसमें सूक्ष्म जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बैक्टीरिया में बांटा जाता है और फंजाई में बांटा जाता है। बस इतना जान लीजिए आप लोग कि जो मिल्क बायोलॉजी होता है या फूड माइक्रोबायोलॉजी होता है वह क्या होता है। तो मैंने आप लोग को बताया फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जान लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, ठीक है। ये सब क्या है? सब एक माइक्रोबायोलॉजी है, सॉरी सूक्ष्म जीव है, ठीक है। सूक्ष्म जीव है जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मिल्क माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? तो मिल्क में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वही क्या होता है? मिल्क माइक्रोबायोलॉजी होता है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखेंगे भोजन का कार्य क्या है, ठीक है। पूछता है भोजन का क्या कार्य बताइए। तो भोजन का कार्य देखेंगे तो भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के भोज्य तत्वों का कार्य भिन्न भिन्न होता है जो निम्नवत होते हैं, जिन्हें पहला हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है भोजन में उपस्थित कार्बोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इससे रेशे भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, ठीक है। देखिए जो भोजन में पाया जाने वाला कार्बोज होता है वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इससे में फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भोजन में उपस्थित प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मांसपेशियों के निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, रक्त का थक्का बनना इत्यादि अनेक कार्यों के लिए आवश्यक होता है। इसे शरीर का निर्माणात्मक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। भोजन पर से जो प्रोटीन होता है वह शरीर की मांसपेशियों का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। इसे शरीर का निर्माणात्मक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। भोजन में पाई जाने वाली वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भोजन में पाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है वह क्या होता है? भोजन में पाई जाने वाली जो वसा होती है वह ऊर्जा का सांद्र स्रोत होता है। यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता तथा तंत्रिका ऊतक के निर्माण में सहायता करता है। अगला पॉइंट है भोजन में पाए जाने वाले विटामिन कार्बनिक रोगों से लड़ने की क्षमता एवं शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले खनिज लवण वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जल घोलक के रूप में कार्य करता है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि क्रियाओं के लिए जल जो होता है वह आवश्यक होता है। तो यह था भोजन का कार्य जो कि मैंने आपको बता दिया। पॉइंट में जल्दी जल्दी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूध का भौतिक और रासायनिक गुण। दूध का भौतिक और रासायनिक गुण क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। तो दूध क्या है? दूध एक जटिल तरल पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जो विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। चलिए देखते हैं। दूध का पीएच सबसे पहले जानेंगे, ठीक है।
तो दूध का पीएच लगभग 6.7 होता है। दूध का पीएच कितना होता है? लगभग 6.7 होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। दूध का पीएच लैक्टिक एसिड जैसे कुछ यौगिकों की उपस्थिति से प्रभावित होता है, जो किण्वन के दौरान बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होते हैं। दूसरा है घनत्व। तो दूध का घनत्व लगभग 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, दूध का घनत्व कितना होता है? 1.03 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो पानी के घनत्व से थोड़ा सा अधिक होता है। दूध का घनत्व दूध की वसा और प्रोटीन की सामग्री से प्रभावित होता है। ठीक है, अगला चिपचिपापन। तो पानी की तुलना में दूध में अपेक्षाकृत अधिक चिपचिपापन होता है, जो दूध में प्रोटीन और अन्य घुले हुए ठोस पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। दूध की चिपचिपाहट तापमान और उत्तेजना जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। अगला है तापमान एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो दूध की चिपचिपाहट को प्रभावित कर सकता है। जैसे दूध का तापमान बढ़ता है, दूध के घटकों के बीच परस्पर क्रिया में कमी के कारण चिपचिपाहट कम हो जाती है। ठीक है, कतरनी दर या वह जिस पर दूध यांत्रिक तनाव से अधिक होता है, चिपचिपाहट को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो यह था दूध में चिपचिपापन। हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण देख रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जल्दी जल्दी से ये देख रहे हैं। ठीक है, अगला सतही तनाव। तो दूध में पानी की तुलना में सतही तनाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जैसे कैसीन और मट्ठा प्रोटीन जैसे सतह पर सक्रिय यौगिकों की उपस्थिति के कारण दूध का जो सतही तनाव होता है वह सरफेस टेंशन अधिक होता है। ठीक है, अगला हिमांक बिंदु। तो दूध का हिमांक बिंदु 0.54 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जो पानी की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। दूध का हिमांक बिंदु दूध में घुले ठोस पदार्थों की सांद्रता से प्रभावित होता है। अगला है चालकता। तो कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे घुलनशील खनिजों और आयनों की उपस्थिति के कारण दूध जो होता है बिजली का अच्छा चालक होता है। ठीक है, बिजली का अच्छा सुचालक होता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो इसके कारण क्या होता है? दूध जो होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला देखेंगे उष्मा स्थिरता। तो दूध में अपेक्षाकृत कम उष्मा स्थिरता होती है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च तापमान पर आसानी से विकृतीकरण और स्कंदन से गुजर सकता है। दूध की ताप स्थिरता पीएच, कुछ खनिजों और उपस्थिति और उपयोग किए जाने वाले उपचार के प्रकार जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अगला है झाग बनाने के गुण। तो कैसीन और मट्ठा प्रोटीन जैसे सतह सक्रिय यौगिकों की उपस्थिति के कारण दूध में अच्छे झाग वाले गुण होते हैं। यह गुण व्हिप्ड क्रीम, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह था आपका जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके पहले का मैंने जो भी वीडियो बनाया उसको देख लीजिएगा, तभी आप लोग को एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।